प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 12 के मैथ्स के चैप्टर सांतत्य तथा अवकलनीयता के 5वें भाग से करेंगे और उसके बाद उस पर आधारित हम प्रश्नों को भी करेंगे। इसके बाद हम कक्षा 12 में ही फिजिक्स के चैप्टर विद्युत धारा के 3रे भाग को समझेंगे और उस पर आधारित हम प्रश्नों को भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डीजी साथ अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ सांतत्य तथा अवकलनीयता का भाग 5। पिछले वीडियो में हमने जाना संतत फलनों के बारे में, अवकलनीयता के बारे में और साथ ही हमने देखे श्रृंखला नियम, अस्पष्ट फलनों का अवकलज और संयुक्त फलनों का अवकलज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस पाठ के आज के भाग में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज, यानी इसी को यदि मैं अंग्रेजी में कहूं तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। इसे हम समझेंगे एक उदाहरण की सहायता से। कहा गया है f of x बराबर साइन इनवर्स x का अवकलज ज्ञात कीजिए और यह मान लीजिए कि इसका अस्तित्व है। तो आइए हल करते हैं। मान लीजिए कि y बराबर है fx के, जो कि बराबर है साइन इनवर्स x के, यानी साइन x के प्रतिलोम के। तो यदि इसको मैं ऊपर वाले दिए गए समीकरण को थोड़ा सा बदल दूं तो वो हो जाएगा x बराबर साइन y। अब इन दोनों पक्षों का x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 1 बराबर cos y इंटू dy बाय dx या फिर cos y गुना dy बटे dx। तो यहाँ पे हुआ क्या, जब हमने बाएं पक्ष का x के सापेक्ष अवकलन किया तो dx बटे dx हो गया 1, लेकिन साइन के साथ जो कोण है वो y है और x के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है। तो यहाँ हमने उपयोग में लाया श्रृंखला नियम को। तो साइन y का जब y के सापेक्ष में अवकलन हुआ तो वो हो गया cos y और साथ ही में गुना में रह गया dy बटे dx। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यदि dy बाय dx गुना में जो cos y था उसको दूसरी ओर लिया जाए तो हो जाएगा dy बटे dx बराबर 1 बटे cos y, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy बाय dx बराबर 1 बटे में cos गुना साइन इनवर्स x। कुछ नहीं किया है, सिर्फ y जो है उसका मान हमने समीकरण में स्थापित कर दिया है। अब हमें पता है कि cos y का मान शून्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फलन परिभाषित नहीं रहेगा। यानी अगर cos y शून्य नहीं हो सकता तो इससे हमें सीधा परिणाम ये प्राप्त होता है कि साइन इनवर्स x जो है वो ना तो माइनस पाई बाय 2 के बराबर है और ना पाई बाय 2 के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि x का मान ना तो ऋणात्मक 1 के बराबर है ना ही 1 के बराबर है, जिससे हमें ये पता चला कि x जो है वो विवृत अंतराल -1, 1 में
बिलोंग करता है, यानी x जो है वो -1 और 1 के बीच में दी गई कोई एक संख्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि x जो है वो -1, 1 के विपरीत अंतराल में है, तो हम लिख सकते हैं कि साइन गुना साइन इनवर्स x जो है वो x के बराबर हो जाएगा। हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। और ऐसे कैसे? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 के। तो इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1 माइनस साइन, अब y की जगह पे आप साइन इनवर्स x लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन गुना में साइन इनवर्स x का होल का स्क्वायर। अब साइन से साइन इनवर्स जाएगा, जैसे कि आपने ऊपर देखा वहां पे केवल x बच जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर y का मान है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर cos स्क्वायर y का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो cos y का होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे हमें ये मिला कि y जो है वो बिलोंग करता है, या y एक संख्या है -π/2, π/2 के विपरीत अंतराल के अंदर, जिससे हमें ये पता चलता है कि cos y का मान जो है वो 0 से बड़ा है, यानी cos y धनात्मक है। तो cos स्क्वायर y अगर धनात्मक है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा जब, तो आप इसको कुछ इस प्रकार से हल करेंगे कि cos y बराबर अंडर रूट या फिर वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऊपर हमने किया क्या? हमने ये किया कि जब आप वर्ग हटाएंगे cos y का, तो आपको प्लस में भी मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल और माइनस में भी मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने ऊपर देखा है कि cos y जो है वो 0 से बड़ा है, तो इसलिए cos y बराबर होगा धनात्मक वर्गमूल 1 माइनस एक्स के वर्ग के। तो हम लिख सकते हैं कि dy/dx बराबर है 1/cos y बराबर 1/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो ये हमें हमारा हल प्राप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं और एक और उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है कि f of x बराबर है tan इनवर्स x के, और इसका हमें अवकलज ज्ञात करना है और यह मान लेना है कि इसका अस्तित्व है। अब मान लीजिए कि y बराबर है fx के और वो बराबर है tan इनवर्स x के, तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर है tan y के। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है कि 1 बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर y गुना dy/dx। अब ये हुआ कैसे? बाएं पक्ष में था x, उसका जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा, और दाएं पक्ष में है tan y। अब क्योंकि y है x तो है नहीं, तो इसको अवकलज अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको यहाँ पर श्रृंखला नियम का उपयोग करना होगा, जो कि हो जाएगा sec स्क्वायर y गुना dy/dx। अब हमें इससे प्राप्त हो गया कि dy/dx बराबर होता है 1/sec स्क्वायर y के। अब हमें पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर, तो sec स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह y है, तो sec स्क्वायर y को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर y। अब y हमारा क्या था? y बराबर fx बराबर tan इनवर्स x, तो y की जगह पर आप tan इनवर्स x डाल दीजिए और पूरे का वर्ग ले लीजिए, आपको मिल जाएगा 1/1 जमा x स्क्वायर। वो तो था tan इनवर्स x का अवकलज। अब यहाँ पर आप इसी प्रकार से इन्हीं कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप सारे जितने भी ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं, जैसे कि cos इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, इन सभी के अवकलज को प्राप्त कर सकते हैं। cos इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। cot इनवर्स x का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। sec इनवर्स x का अवकलज होता है 1/x गुना वर्गमूल x स्क्वायर माइनस 1, और cosec इनवर्स x का होता है -1/x गुना वर्गमूल x स्क्वायर माइनस 1। ये तो थे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और उनके अवकलज।
साथ ही में ये जो डोमेन ऑफ एफ डैश है, ये क्या है? ये होता है कि अवकलज के बाद जो आपको फलन प्राप्त हो रहा है उसका प्रांत क्या होता है। जैसे कॉस इनवर्स एक्स का है -1, कॉट इनवर्स एक्स का है r, सेक इनवर्स एक्स का है -∞, -1, यूनियन 1, इन्फिनिटी, ऐसे ही कोसेक इनवर्स एक्स का। आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आज का अध्याय आपको समझ आया होगा। तो चलिए एक बार संक्षेप में देखते हैं आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं, जिसमें हमने दो उदाहरण किए, tan इनवर्स x का और sin इनवर्स x का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे चरघातांकी एवं लघुगणकीय फलनों के बारे में। अब घर जाइए, प्रश्नावली 5.2 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आप सबको हल कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास करते रहिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे तीसरे अध्याय विद्युत धारा का तीसरा भाग समझेंगे और इस भाग में हम समझेंगे विभिन्न पदार्थ की प्रतिरोधकता, इसके बाद प्रतिरोधकता की तापमान पर निर्भरता और अंत में प्रतिरोधों का संयोजन। तो आइए इस भाग को शुरू करते हैं अपने पहले विषय विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता के साथ। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि किसी पदार्थ या चालक का प्रतिरोध कुल 3 चीजों पर निर्भर करता है, जो थे चालक की लंबाई, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति। लेकिन इनमें से पहले 2 बिंदुओं के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे बिंदु यानी पदार्थ की प्रकृति की। दोस्तों, हर एक पदार्थ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के लिए अलग अलग पथ होता है, यानी किसी पदार्थ में पथ में रुकावटें ज्यादा होती हैं जिससे कि प्रतिरोध ज्यादा होता है, जबकि किसी पदार्थ के अंदर रुकावट कम होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से गति कर पाते हैं और पदार्थ का प्रतिरोध कम रहता है, जैसे किसी धातु में। दोस्तों, यहाँ पर पदार्थ की प्रकृति के लिए प्रतिरोधकता का उपयोग करते हैं, जिसे यहाँ रो से दर्शाया जाता है और इसकी परिभाषा होती है
1 मीटर स्क्वायर काट के क्षेत्रफल तथा 1 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाता है। इसके साथ ही प्रतिरोधकता को निकालने के लिए हम इसी सूत्र का उपयोग करते हैं, जिससे रो आता है R गुणा A बटे L। और दोस्तों प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। आइए अब बात करते हैं अलग अलग प्रकार के प्रतिरोधों की 0 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोधकता की। जैसे चालक की प्रतिरोधकता 0 डिग्री सेल्सियस पर 1.6 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 8 से 98 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 8 ओम मीटर तक होती है। यानी किसी चालक में प्रतिरोधकता का मान काफी कम होता है, जबकि मिश्र धातु में ये मान 48 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 8 से 100 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 8 तक होता है, यानी लगभग चालक की ही कोटि का। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिश्र धातु दो धातु जो कि चालक होती हैं उन्हीं से मिलकर बना होता है। इसके अलावा अर्धचालक में प्रतिरोधकता का मान चालक से ज्यादा यानी 3.5 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 5 से 2.3 गुणा 10 की घात 3 तक होता है। और दोस्तों यही कारण है कि एक शुद्ध अर्धचालक जैसे कि सिलिकॉन में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती, और अंत में कुचालक जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती ही नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता अत्यधिक होती है, यानी 2.5 गुणा 10 की घात 5 से 10 की घात 16 तक। पदार्थ की प्रकृति के साथ साथ प्रतिरोधकता पदार्थ के ताप पर भी निर्भर करती है, जिसे इस समीकरण से दर्शाया जा सकता है। दोस्तों इस समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर प्रतिरोधकता रो T बराबर होती है रो नॉट ब्रैकेट 1 जमा अल्फा ब्रैकेट T घटा T नॉट के। यहाँ पर रो T ताप पर पदार्थ की प्रतिरोधकता है, जबकि रो नॉट 0 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ की प्रतिरोधकता है। दोस्तों अल्फा को कहा जाता है प्रतिरोध का तापमान गुणांक, और T होता है वह तापमान जिस पर प्रतिरोधकता को मापना है, और अंत में T नॉट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा विश्रांति काल टाउ के संदर्भ में पदार्थ की प्रतिरोधकता को लिखा जाता है रो बराबर m बटे n e की घात 2 टाउ। तो दोस्तों अगर हम ऊपर वाली समीकरण से 3 अलग अलग पदार्थ जैसे कि सोना, तांबा और चांदी के लिए ग्राफ बनाएं तो वो कुछ इस तरह से आएंगे। दोस्तों ये तीनों ही धातु यानी चालक हैं, हाँ बस इनकी प्रतिरोधकता अलग अलग होती है। जैसे कि सबसे कम प्रतिरोधकता है Ag यानी चांदी की, जबकि सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता है सोने की। अब अगर हम 3 अलग अलग प्रकार के पदार्थ यानी चालक, अर्धचालक और कुचालक के लिए ग्राफ बनाएं तो वो कुछ इस तरह से होंगे। जैसे कि सबसे पहले किसी चालक के ग्राफ की प्रकृति अगर हम देखें तो वह कुछ इस तरह से होगी। अब अगर मिश्र धातु के लिए देखें तो मिश्र धातु के लिए ग्राफ की प्रकृति रेखीय होगी, कुछ इस तरह से। और अंत में अर्धचालक की अगर बात करें तो अर्धचालक के लिए ग्राफ कुछ इस तरह की प्रकृति का होगा, यानी जैसे जैसे ताप का मान बढ़ेगा वैसे वैसे पदार्थ की प्रतिरोधकता घटती जाएगी। आइए अब बात करते हैं प्रतिरोधों के संयोजन की। दोस्तों किसी परिपथ में किन्हीं 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को मुख्यतः 2 तरह से जोड़ा जाता है। पहला संयोजन कहा जाता है श्रेणी क्रम संयोजन, जबकि दूसरा संयोजन कहलाता है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। तो आइए अब सबसे पहले समझते हैं श्रेणी क्रम संयोजन को। दोस्तों इस तरह के संयोजन में प्रतिरोध एक दूसरे से एक के बाद एक सिरे से जुड़े होते हैं। अब जैसे यहाँ
इस चित्र में दिखाया गया है कि R2 प्रतिरोध R1 प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़ा है, जबकि R3 प्रतिरोध R2 के दूसरे सिरे से जुड़ा है। अब मान लीजिए कि इस पूरे परिपथ में बैटरी I धारा प्रवाहित करती है, तो इन तीनों ही प्रतिरोधों में से प्रवाहित होने वाली धारा समान यानी I ही होगी। यानी सभी प्रतिरोधों के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा समान होती है। इसके साथ साथ परिपथ का कुल प्रतिरोध सेल के आंतरिक प्रतिरोध सहित व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। और अंत में किसी भी प्रतिरोधक में विभवांतर इसके प्रतिरोध के समानुपाती होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस पूरे परिपथ के लिए अगर हम देखें तो कुल प्रतिरोध RS होगा R1 जमा R2 जमा R3। तो अब बारी आती है दूसरे संयोजन यानी समांतर क्रम संयोजन की। इस तरह की संयोजन में सभी प्रतिरोधों के टर्मिनल एक दूसरे से किसी समान बिंदु पर जुड़े होते हैं। अब जैसे यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं कि तीनों प्रतिरोध R1, R2 और R3 के टर्मिनल एक दूसरे से एक ही बिंदु पर जुड़े हुए हैं। अब अगर इस प्रतिरोध में बैटरी कुल विद्युत धारा I प्रवाहित करती है, तो ये धारा इस उभयनिष्ठ बिंदु पर आकर विभाजित हो जाती है और तीनों प्रतिरोधों से धारा I1, I2 और I3 प्रवाहित होने लगती है। इसके साथ साथ सभी प्रतिरोधों में विभवांतर समान रहता है और इसका मान बैटरी के विभवांतर के बराबर ही होता है। इसके अलावा पार्श्वक्रम संयोजन के माध्यम से प्रवाहित होने वाली कुल धारा विभिन्न प्रतिरोधों के माध्यम से प्रवाहित व्यक्तिगत धाराओं के योग के बराबर होती है। और अंत में किसी भी प्रतिरोधक के माध्यम से धारा इसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके अलावा किसी समांतर क्रम संयोजन के लिए परिपथ का कुल प्रतिरोध कुछ इस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, यानी 1/Rp बराबर 1/R1 जमा 1/R2 जमा 1/R3। आइए अब इन्हीं विषयों पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है, 3 प्रतिरोधों का एक समांतर क्रम संयोजन 20 वोल्ट की बैटरी से 5 एम्पीयर की विद्युत धारा लेता है। यदि 2 प्रतिरोधक 10 ओम और 8 ओम के हैं, तो तीसरे का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि परिपथ में प्रतिरोध समांतर क्रम में है, जिसमें V बराबर है 20 वोल्ट के, I बराबर है 5 एम्पीयर और R1 है 10 ओम तथा R2 है 8 ओम और R3 जो हमें निकालना है उसे हम मान लेते हैं कि वह है R। अब जैसा कि हम ओम के नियम से जानते हैं कि कुल प्रतिरोध Rp बराबर होगा V/I के, यानी 20/5 बराबर होगा 4 ओम के। इसके साथ साथ समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध को लिखा जा सकता है 1/Rp बराबर 1/R1 जमा 1/R2 जमा 1/R3। अब इसमें Rp, R1 तथा R2 का मान रखने और हल करने पर R आता है 40 ओम, यानी तीसरा प्रतिरोध 40 ओम का होगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता को, जिसे लिखा जा सकता है ρ बराबर R गुणा A/L से। इसके बाद जाना प्रतिरोधकता की तापमान निर्भरता को और अलग अलग प्रतिरोधों के लिए प्रतिरोधकता और तापमान के बीच के ग्राफ को समझा। और अंत में हमने बात की प्रतिरोधों का संयोजन की, जो 2 प्रकार के होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत ऊर्जा की। इसके बाद समझेंगे विद्युत शक्ति को
और अंत में हम बात करेंगे सेल, ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध की। तब तक के लिए गुड बाय। नमस्ते दोस्तों, डीजी साथ के आज के एपिसोड में आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 12 में मैथ्स के अध्याय सांतत्य तथा अवकलनीयता को पढ़ा और इसके बाद हम कक्षा 12 में ही फिजिक्स के चैप्टर विद्युत धारा को समझा और इन पर आधारित प्रश्नों को भी किया। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।